हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रिकर्सन कैसे काम करता है। तो आप सब ने रिकर्सन के बारे में सुना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिकर्सन आखिर होता क्या है। तो रिकर्सन का जो डिफिनीसन है वो ये है कि रिकर्सन वो फंक्शन है जो अपनी डिफिनीसन में खुद को कॉल करता है। ठीक है। तो चलो अच्छा, इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो मान लो मैं एक कोड लिखता हूँ, जैसे तो जैसे कि हम इस कोड में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका जो कुछ इनपुट ले रहा है और रिटर्न करते टाइम वो फिर से उसी फंक्शन को कॉल कर रहा है और किसी छोटे इनपुट के लिए। ठीक है। तो ये एक तरह से रिकर्सन का एग्जांपल है, जैसे हमने अपने डिफिनीशन में देखा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि मतलब कोई एक फंक्शन है और उसकी डिफिनीशन में वो खुद को फिर से कॉल कर रहा है। तो ये एक तरह से रिकर्सन का एग्जांपल है। ठीक है। तो अब बात आती है कि रिकर्सन आखिर लगाते कब हैं। तो अगर मान लो कभी आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम या टास्क दिखता है जिसको छोटे इनपुट के सेम टास्क में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसको हम तोड़ के छोटे इनपुट के सेम फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको हम रिकर्सिव वे से या रिकर्सिव अप्रोच लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो एक एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो फिबोनाची सीरीज आपने सुना होगा। तो इस सीरीज में होता क्या है। तो इस सीरीज के जो भी जीरोथ नंबर होता है, जो भी जीरोथ इंडेक्स पे जो नंबर होता है वो जीरो होता है। और जो फर्स्ट पोजीशन पे जो फर्स्ट नंबर होता है, सीरीज का जो फर्स्ट नंबर होता है वो होता है वन। ठीक है। और उसके बाद के सारे नंबर अपने पीछे के लास्ट दो का सम होता है। तो जैसे यहाँ पे सीरीज में जो सेकेंड नंबर होगा, सेकेंड नंबर फिर से वन होगा क्योंकि जीरो और वन का सम वन हो रहा है। और इसका फिर जो अगला नंबर होगा वो अगेन दो होगा क्योंकि पीछे दो का सम दो है। फिर से जो इसका नेक्स्ट नंबर होगा वो तीन होगा और अगला नंबर होगा पाँच और उसके बाद अगला नंबर होगा आठ। तो इस तरह से ये सीरीज चलती जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमें कोई फिबोनाकी, सपोज हमें फिबोनाकी nth नंबर चाहिए, nth फिबोनाकी नंबर हमें चाहिए, तो हम उसको लिख सकते हैं कि सपोज हमें चाहिए nth फिबोनाकी नंबर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिबो ऑफ n-1 प्लस फिबो ऑफ n-2। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन है या एक कोई टास्क है जिसको हम एन इनपुट एन के लिए सॉल्व करने वाले थे, लेकिन हमने उसको ब्रेक डाउन किया सेम टास्क में विथ इनपुट n-1 एंड इनपुट n-2। ठीक है। तो तो एक तरह से यहाँ पे हम अपना रिकर्सन या रिकर्सिव अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है। तो सपोज हमें फोर्थ फिबोनाची नंबर चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, फिबो ऑफ फोर की हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो फिबो ऑफ फोर की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, उसके पहले हमें चाहिए फिबो ऑफ थ्री की वैल्यू और हमें चाहिए फिबो ऑफ टू की वैल्यू। ठीक है। अब आते हैं, अगर फिबो ऑफ थ्री हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हमें फिबो ऑफ थ्री कैलकुलेट करने के लिए चाहिए फिबो ऑफ टू और फिबो ऑफ वन। ठीक है। सेम टू को अगर फिबो ऑफ टू जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो वहाँ पे हमें इसको ब्रेक डाउन करना होगा फिबो ऑफ वन में प्लस फिबो ऑफ जीरो पे। ठीक है। और यहाँ पे अभी जब हम टू पे पहुँच गए, अभी भी हमें फिबो ऑफ टू डायरेक्ट नहीं बता सकते, हमें उसको फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो हमने उसको और ब्रेक डाउन किया और हम पहुँच गए फिबो ऑफ वन प्लस फिबो ऑफ जीरो पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये फिबो ऑफ वन है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमें पता है, मतलब हमने सीरीज में दो शुरुआत के जो दो वैल्यूज थी वो हमने फिक्स करके रखी थी। फर्स्ट था, पहला था, मतलब जो जो भी जीरोथ, इस सीरीज का जो जीरोथ नंबर है वो जीरो है और जो फर्स्ट नंबर है वो वन है। तो यहाँ पे हम फिबो ऑफ वन को
की वैल्यू हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये 1 है। सेम हम फिब ऑफ 0 की वैल्यू डायरेक्ट बोल सकते हैं 0 है। सेम यहाँ पे फिब ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो अब हमें फर्दर ब्रेकडाउन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज़ पता है और हमें अपना टर्मिनेटिंग कंडीशन भी तो चाहिए। तो वो सारे नोड या वो सारे फंक्शन जहाँ पे हम उनकी वैल्यू डायरेक्ट बता सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन, तो वो एक तरह से उस रिकर्सन का टर्मिनेटिंग कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये 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 सारे टर्मिनेटिंग कंडीशन है। मतलब ये एक तरह से इस पोजीशन पे आके हमारा रिकर्सन हमेशा रुक जाता है और अपने पीछे वाले कॉल को वैल्यू रिटर्न करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं फिबो ऑफ 2 जब हम कैलकुलेट करने गए थे तो हमने बोला था कि हमें 1 की वैल्यू चाहिए और 0 की वैल्यू चाहिए, और हमें 1 की वैल्यू पता है और 0 की वैल्यू पता है, तो हमने इसका सम, जो भी इसका सम है वो रिटर्न कर दिया 2 को। तो अब 2 के पास पहुंच गई वैल्यू 1। सेम 1 के पास वैल्यू 1 है, और जब ये दोनों रिटर्न होंगे तो 3 के पास वैल्यू पहुंच जाएगी 2 की। और सेम यहाँ पे 2 कैलकुलेट होके 1 आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम 4 कैलकुलेट करने की बात कर रहे थे, जब हमने 4 के लिए कॉल किया था तो उसने बोला था कि मेरे को 3 की वैल्यू चाहिए और 2 की वैल्यू चाहिए। तो 3 की वैल्यू भी हमारे पास है और 2 की वैल्यू भी हमारे पास है, और इसको जोड़ देते हैं, ये बन गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि यहाँ पे हमने मतलब कोई भी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं रिकर्सिव वे में, तो उसको छोटे छोटे इनपुट के सेम फंक्शन में तोड़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और फिर एक आती है टर्मिनेटिंग कंडीशन जहाँ से हम रिटर्न करते हैं, और उसके बाद बैक ट्रैक होते हुए मतलब पुराने कॉल को वैल्यू रिटर्न करते हुए हम सबसे पहले कॉल पे पहुँचते हैं एट द एंड, और वो वैल्यू हम जो हमारा मेन फंक्शन या जहाँ से भी हमने उस रिकर्शन को कॉल किया था उसको रिटर्न हो जाता है। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं, जो ये पूरा ट्री बना हुआ है, इसको रिकर्शन ट्री बोलते हैं। तो इसको पूरा रिकर्शन का ट्री बोलते हैं, और जो ये नोड दिख रहे हैं जहाँ पे हमारा रिकर्शन टर्मिनेट हुआ, इनको टर्मिनेटिंग कंडीशन बोलते हैं। चलिए अब इसको कोड करके देखते हैं कि आखिर इसको कोड कैसे करना है। तो कोई भी अगर रिकर्सिव अप्रोच है या कोई भी रिकर्सिव प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पहले उसका ट्री बना के देखना है कि हम रिकर्सन को कॉल मतलब रिकर्सन कॉल कैसे कैसे आगे बढ़ेगा और कहाँ पे उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी। जैसे आपने ट्री बना लिया तो आप हमेशा उस रिकर्सन को, उस ट्री को सोच के सीधे आप कोड पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कोड लिखने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमें एट द एंड रिटर्न टाइप चाहिए वो होगा इंटीजर, क्योंकि फिबोनाची नंबर जो भी होगा वो हमेशा इंटीजर होगा। तो यहाँ पे मान लो हमारा ये फंक्शन है फिबो, और इसको चाहिए ये फंक्शन कॉल किया जाएगा कि सपोज हमें nth फिबोनाची नंबर चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं जो हमारा ब्रेकडाउन था। तो हम कैसे कर रहे थे, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि जो हमारा ब्रेकडाउन हो रहा था वो तो ये था कि अगर किसी n के लिए हमें वैल्यू चाहिए तो हमें वैल्यू बताओ n-2 की विथ सेम फंक्शन प्लस n-1 की विथ सेम फंक्शन। अब इसमें जो भी आएगा, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देनी है जो हमारा n के लिए कॉल था उसको। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसको कोड करने के लिए सबसे पहले हमें मान लेना होता है कि जो फिबोनाची ऑफ जो n-2 है या फिबोनाची ऑफ n-1, और हम कह सकते हैं कि जो भी इसका छोटे इनपुट के लिए जो ब्रेकडाउन था उसको हम मान लेते हैं कि उसने वैल्यू दे दिया। अगर उसने वैल्यू दे दिया तब हम करंट कॉल को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर n के लिए हम सॉल्व करने वाले हैं, तो अगर हम मानते हैं कि फिबो ऑफ n-2 पे उस सीरीज की जो भी वैल्यू होगी उसका आंसर दे देता है, और n-1 उस सीरीज पे n-1 पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी उसको दे दिया अगर उसने, तो हम सीधे सीधे उसका सम कर सकते हैं और सीधे वो वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ जो इस कोड का जो मतलब इस फंक्शन का जो मेन लॉजिक है। तो ये हुआ उसका मेन लॉजिक। लेकिन अब बात आती है कि हमारा रिकर्सन टर्मिनेट कैसे होगा। मतलब हम n-2 n-1 n-2 n-1 करते चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं पे हमें कंडीशन तो रखना होगा ना कि
कि हम इसको टर्मिनेट कैसे करें। ठीक है, तो अब बात आती है कि टर्मिनेटिंग कंडीशन की। तो हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम 0 पे पहुँचे थे तब हमने उसको रोक दिया, जब 1 पे पहुँचे थे तब हमने उसको रोक दिया। ठीक है, तो हमें एक कंडीशन रखनी है कि जब हमसे कोई पूछता है कि फिबोनाची ऑफ 0, मतलब 0th पोजीशन पे फिबोनाची सीरीज की क्या वैल्यू है, तो हमें रिटर्न करना है 0, क्योंकि वो हमें पहले से पता है। ठीक है, सेम अगर कोई बोलता है कि फिबोनाची सीरीज की फर्स्ट पोजीशन पे क्या वैल्यू है, तो हमें रिटर्न करना है 1, क्योंकि वो भी वैल्यू हमें पहले से गिवन है, ये हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, ये हमें पहले से गिवन है। तो ये हो गई हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन, और ये हो गया हमारा पूरा कोड कि फिबोनाची कैलकुलेट करने के लिए रिकर्सिव वे से आप ऐसे एकदम सिंपल सा कोड लिख सकते हैं। तो अब बात आती है कि चलो हमारा अप्रोच हो गया, कोड लिख दिया, अब बात आती है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो कोई भी अगर रिकर्सिव फंक्शन है, आप इटरेटिव फंक्शन में सीधे बोल सकते हैं कि हाँ कि लूप कितने टाइम्स चल रहा है या कितने ऑपरेशन हो सकते हैं, ये आप किसी भी इटरेटिव अप्रोच में सीधे जितने टाइम्स लूप चल रहा है और उस लूप के अंदर जितने भी ऑपरेशन कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करके आप सीधे वो वैल्यू बता सकते हैं और उसको कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिकर्सिव फंक्शन में या रिकर्सिव जो हमारी अप्रोच है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालनी है। ठीक है, तो इसमें जो हमें करना होता है वो ये करना होता है कि जो भी हमारा रिकर्सन का ट्री बन रहा है, आप ट्री को सीधे बना के देख सकते हैं, और उस ट्री में जितने भी नोड बन रहे हैं, तो ये एक मतलब एक तरह से हर एक रिकर्सिव कॉल को हमने एक नोड की तरह रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे जितने भी नोड बन रहे हैं उतने ऑपरेशन, और हर एक नोड में क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर एक नोड पे एक तरह से जैसे आप देख सकते हैं ये हर एक नोड पे एक तरह से सम हो रहा है, बस केवल और केवल सम हो रहा है। ठीक है, तो हर एक नोड पे क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, जितने नोड बन रहे हैं और एक नोड में क्या ऑपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे इस अगर एक पर्टिकुलर नोड की बात करें तो ये काम हो रहा है O ऑफ 1 का, और कितने नोड बन रहे हैं इनटू नंबर ऑफ नोड्स, ये हो जाएगी हमारी इस अप्रोच की कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो अब जैसे इसी प्रॉब्लम में देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि अगर हमें n के लिए सॉल्व करना है तो ये स्टार्ट कैसे होगा, हमारा मतलब जो भी नोड हैं, जो भी नंबर ऑफ नोड हैं वो एक तरह से 2 की पावर लेवल में बढ़ते चले जा रहे हैं। लेवल को 0 से स्टार्ट करते हैं, तो जैसे 0th मतलब फर्स्ट लेवल पे या 0th लेवल पे एक तरह से एक नोड था, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 0th लेवल पे एक नोड था l इक्वस टू 0 पे। ठीक है, यहाँ पे l इक्वस टू 1 पे पहुँचे तो हमारे पास 2 नोड आ गए, l इक्वस टू 3 पे पहुँचे तो हमारे पास l इक्वस टू 1 पे पहुँचे तो एक तरह से 2 नोड आ गए, और l इक्वस टू 2 पे पहुँचे तो एक तरह से 4 नोड आ गए। तो यहाँ पे हमारे जो नोड का काउंट है वो लेवल के हिसाब से 2 की पावर लेवल में बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर हम nth पोजीशन पे पहुँचते हैं, nth लेवल पे पहुँचते हैं, क्योंकि हमें हर बार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर बार -1 करते बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार माइनस किया तो 3 पे पहुँचे, एक बार माइनस किया तो 2 पे पहुँचे, एक बार और माइनस करेंगे तो 1 पे पहुँचेंगे, फिर माइनस करेंगे तब जाके ख़त्म होगा। तो हमें एटलीस्ट n टाइम्स n लेवल डाउन जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर n लेवल डाउन जाना ही पड़ेगा तो हमें लास्ट में 2 टू द पावर मतलब n के टर्म्स में हमें नोड मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल जो इसका सम होगा वो भी 2 की पावर n में ही होगा। तो ओवरऑल अगर इसकी मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो सपोज हमारे पास 2 टू द पावर n नोड है, और हर एक नोड के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है वो O ऑफ 1 का हो रहा है। तो हमारी जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है वो बन रही है 2 टू द O ऑफ 2 टू द पावर n की। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा हर एक प्रॉब्लम को अगर रिकर्सिव वे से हो रहा है तो रिकर्सिव वे से ही सॉल्व करना है, लेकिन अगर रिकर्सिव वे से सॉल्व करना है तो आपको जो मैंने अभी तक सिस्टम बताया उसके थ्रू जाना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से
रिकर्सन को कंटिन्यू करेंगे, मतलब हम और बहुत सारे प्रॉब्लम उठाएंगे और उनको सॉल्व करने की, मतलब एक तरह से सॉल्व करेंगे। आगे की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे आप कोडिंग में आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं, या रिकर्सन में ही मान लीजिए आप किस टाइप की प्रॉब्लम फेस, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और हम ट्राई करेंगे कि आपकी हर एक की प्रॉब्लम को हम एड्रेस करें, और जो भी हमसे मतलब बेस्ट सोल्यूशन या जो भी हमारे पास पॉसिबल सुझाव है उसके लिए हम उसको बताने की कोशिश करेंगे।